मैंने कहा भाई बिहार में क्या होगा, तो उन्होंने चार पंक्तियां लिख दी। उन्होंने कहा तेरे उरूज के ऊपर जवाल आएगा, रगे अवाम में अब तो उबाल आएगा, जनाब 14 नवंबर को देख लेना तुम, शपथ के वास्ते तो लालू का लाल आएगा। तो राम जी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस अरे सर मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए आप उत्तर प्रदेश में मुलायम जी के लाल को ले आइए, बिहार में लालू के लाल को ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी पार्टी का गठबंधन है, आप करिए। मेरा सवाल बहुत सीधा था, जिसको आप दाएं बाएं कर गए। मेरा सवाल सीधा था कि ये लाइन क्यों हो रही है और ये लाइन फिर बाकी जगहों पे क्यों नहीं होती। भाई क्यों जहां पे 80% हिंदू आबादी है वहां नहीं कहते कि वोट को बंटने नहीं देना है, सारे 80% हमारी तरफ डाल दो, 20%, 100% हमारी तरफ डाल दो। राम जी क्या ये अकेला वहां पे क्यों, जहां पे 40% मुस्लिम आबादी है, 50% मुस्लिम आबादी है, वहां पे आपको ऐसा डर लग रहा है कि वोट बट जाएगा? ये हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से शायद आप देख रहे हैं। मैं नहीं देख रहा हूं, मैं तो चुनाव प्रचार को देख रहा हूं। चुनाव प्रचार और चुनाव प्रचार में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। वहां पे चुनाव प्रचार को अगर देखिए तो बिहार में पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, महादलित और अकलियत, ये जितने लोग हैं सबको कहा जा रहा है कि एक साथ वोट देना नीतीश कुमार जी के पिछले 20 साल के कुशासन के खिलाफ। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा बस एक 50 सेकंड आप दे दिए जी। देखिए जेडीयू जो है वो समझ नहीं रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में क्या करने चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वहां से नीतीश कुमार जी की पार्टी को खत्म करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पिछले चुनाव में नीतीश कुमार जी की जो पार्टी कभी एक नंबर की हुआ करती थी, उन्होंने अपने चिराग पासवान, जो अपने आप को प्रधानमंत्री जी का हनुमान जी कहते हैं, उनको पीछे लगा करके एक नंबर की पार्टी को उनको 3 नंबर की पार्टी कर दिया। और अभी 2 महीने पहले चिराग पासवान जी से प्रधानमंत्री जी ने यह बयान दिलवाया। क्या बयान दिलवाया? आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट। मतलब कि अगर इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेशन इसका करिएगा तो चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि बिहार की सरकार को समर्थन देने में मुझे शर्म आती है। यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में 3 महीने पहले माहौल बनाना शुरू कर दिया था चिराग पासवान के जरिए। अब ये अगर आपकी थ्योरी मान लो तो फिर अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इससे हमको सावधान रहना चाहिए। नहीं देखिए, नहीं कहते हैं कि नहीं कहते? आपको बताता हूं उसने बिल्कुल, तो ये किसके, ये भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बोल रहे थे क्या? मैं बताता हूं, उन्होंने कहा, उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी जी। लेकिन क्या चिराग पासवान जी ने कुछ ऐसा कहा था कि जिसकी प्रतिक्रिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी? चिराग पासवान जी के पहले। ठीक है, अब मैं इसमें जेडीयू के कराना चाहता हूं नवल शर्मा जी। नवल शर्मा जी, सवाल बहुत सीधा है कि वोट बंटना नहीं चाहिए, वोट कटना नहीं चाहिए, सारा फोकस इस पर है। और अब एक नए तरीके से काटने की पॉलिटिक्स यह है कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। अब बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर उस विषय पर जाएंगे तो मुद्दा डाइल्यूट कर जाएगा। हम लोग मूल विषय पर हैं, सीमांचल के मुद्दे पर। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के स्वाभाविक नेता हैं, बिहार की स्वाभाविक पसंद है। और 14 नवंबर के परिणाम के बाद नीतीश कुमार की ताजपोशी होने जा रही है फिर से मुख्यमंत्री के रूप में। अगर कहीं कागज कलम है तो सपा प्रवक्ता को बोलिए कि लिखकर रख लें। चलिए, पहले अपना होमवर्क पूरा कीजिए, तब नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाइए। दूसरी बात है कि महत्वपूर्ण यह है कि सीमांचल को ओवैसी का भाषण नहीं चाहिए। सीमांचल को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की तुष्टीकरण की नीति नहीं चाहिए। सीमांचल को अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, पुल पुलिया चाहिए, बिजली चाहिए, हवाई अड्डा चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, और वो सब एनडीए की सरकार भरपूर दे रही है, क्योंकि सीमांचल हमारे विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। अब देखिए जरा ओवैसी साहब की रणनीति क्या है। ओवैसी साहब इस भ्रम के शिकार हैं कि हम लफाजी करेंगे, थोड़ा बढ़िया भाषण दे लेंगे तो हो सकता है कि सीमांचल के लोग हम पर रिझ जाएं। उसी धारणा के शिकार लालू जी हैं। लालू जी की रणनीति को देखिए, 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी ने मुस्लिम जमात को केवल भय दिया, भय दिखाते रहे कि अगर हम नहीं रहे तो वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। MY समीकरण बना के केवल वोट लेते रहे। नीतीश कुमार जी ने क्या किया? लालू जी ने केवल भय दिया, नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिया माइनॉरिटी के जमात को। लालू यादव केवल उनका वोट लेते रहे, नीतीश कुमार जी ने क्या किया? उनके भविष्य को संवारा। जिन माइनॉरिटी के बच्चों के हाथों में लालू यादव जी ने कट्टा पकड़ा दिया था, नीतीश कुमार जी ने उन्हीं हाथों में कॉपी और कलम पकड़ाया। तो अब हमको लगता है, मुझे लगता है कि सीमांचल का माइनॉरिटी जमात बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व हो गया है कि वो मान्यवर ओवैसी जी
और महागठबंधन और कांग्रेस और सपा सारी पार्टियों के दावे की बारीकी से परीक्षण कर सके। और अब इनके झांसे में वो लोग नहीं आने वाले। आप पिछले बार का परिणाम देखिए, पिछले अच्छा, बार भी हम पिछली लोगों बार ने को 8 और 4 सीटों को जोड़ रहे हैं, 8 4 12। आप लोग कह रहे हैं कि ये वो 12 सीट 24 में से जो आई वो इसी का परिणाम है कि वहां की माइनॉरिटी ने भी आपको वोट किया। लेकिन क्यों बिल्कुल। लेकिन नीरज कुमार जी, क्यों फिर आप लोग ये घुसपैठिया वाला मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं? आज भी अमित शाह ने कहा कि नहीं, घुसपैठिया तो बाहर करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन राम मोहन शर्मा जी। सीमांचल में औसत मुस्लिम आबादी करीब 47% की है। मैं आपको बता दूं ये कि हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रहरी रहे हैं ये आबादी। लेकिन पता नहीं क्यों आरजेडी, कांग्रेस और जो भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, सपा जैसी पार्टियां भी, इनके प्रवक्ता भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि रगे आवाम में उबाल आने वाला है। साहब, वो उबाल 2005 में आ चुका, सरकार पलट गई, बिहार का विकास हो रहा है, आपको शायद दिख नहीं रहा। ये घुसपैठिए को सहारा देकर के घुसपैठिए को वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, जो कि सही मायने में जो सीमांचल के हमारे मुसलमान हैं उनके राशन की, दवाई की, स्वास्थ्य की, सिंचाई की हकमारी करना चाहते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और सीमांचल के भी पसमानदा मुसलमान अब इस बात को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, पसमानदा मुसलमान, महादलित मुसलमान, ये लोग सिर्फ इनको डराते हैं, बीजेपी के नाम से इनका वोट करते हैं, वो वोट बैंक का राजनीति करते हैं, इनका शोषण करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और इनके विकास के लिए कभी कुछ नहीं किया। साहब, सीमांचल में अच्छी सड़कें, एयरपोर्ट किसने दिया? एनडीए की सरकार ने दिया। ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सीमांचल के मुसलमानों की भीखमारी करते रहे। निश्चित रूप से जो हमारे विपक्ष की तरफ से ये पेंट किया जा रहा है कि भाई एमआईएम जो चुनाव लड़ती है वो आपको फायदा देने के लिए लड़ती है, आपकी बी टीम बनकर चुनाव लड़ रही है और पिछली बार आपको उसका फायदा मिला, इस बार कहीं वही ना दोहरा दें या उससे बेहतर ना कर दें। मिला साहब, उन्होंने विधायक बनाए, आरजेडी से डील किया, अपने विधायक उन्होंने आरजेडी को दे दिए। हमें कहां से फायदा मिला साहब? उन्होंने आरजेडी से डील किया और विधायक अपना बनाया और चुनाव के बाद आरजेडी को अपना विधायक सौंप दिया। हमें फायदा की बात इसमें कहां से आ जाती है? पता नहीं कहां से ये परसेप्शन, ये लोग आरजेडी वाले लोग सिर्फ अफवाह और भ्रम की राजनीति करते हैं जी। लेकिन बिहार में अब जाति धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली। प्रोफेसर अखिल स्वामी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, हम उसकी राजनीति करते हैं। और आज बिहार के मुसलमानों को भी पता है कि सही मायने उनका विकास किसने किया है। अखिल स्वामी जी, ये किसकी बी टीम बनकर काम कर रहे हैं? फिर ये बी टीम है या सी टीम है? किसकी ये कांग्रेस टीम काम कर रही है या बीजेपी की बी टीम काम कर रही है? किसके इशारे पर असदुद्दीन ओवैसी इतना आक्रामक प्रचार कर रहे हैं? ये सवाल मुझसे है क्या? अखिल जी से। मैं हूं शुद्ध सनातनी जी, और मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सीमांचल क्या पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान न बटे और हम जैसे शुद्ध सनातनी और हिंदू धर्म को मानने वाले और जो ये मानते हैं इस देश के लिए अशफाकुल्लाह खान ने, सरदार भगत सिंह ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं।